गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? अच्छे ही होंगे। पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और अब तो धीरे धीरे मौसम भी अच्छा हो रहा है, तो पढ़ने का मन भी अच्छा आपका कर रहा होगा, क्योंकि गर्मी धीरे धीरे जा रही है और मौसम थोड़ा ठीक ठीक आ रहा है। ठीक है, पढ़ाई को आप बढ़ा दें, क्योंकि अब आपके पास मटेरियल पहुंच चुका है। लगभग लगभग हर प्रत्येक सब्जेक्ट का मटेरियल पहुंच चुका है आपके पास। किसी में एक टॉपिक, एक चैप्टर है, किसी में 2 है, ऐसे। ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे करके, जैसे कहते हैं ना, कारवां बढ़ता चलेगा और मटेरियल आपका इकट्ठा होता चलेगा। तो अगर आपने ये सोचा हो कि हम इसको इकट्ठा करके ही पढ़ें, कि अभी तो क्या है, अभी तो जून का महीना चल रहा है, कहीं कुछ नहीं है, बाद में कभी कोई साइंस में बाद में कभी को नहीं पढ़ पाता है। ध्यान रखना, साइंस का सिस्टम क्या है, साइंस के स्टूडेंटों का सिस्टम भी यही होता है, अच्छे स्टूडेंटों का सिस्टम ये होता है, जो आज पढ़ा है उसको आज ही पढ़ना है और रिवीजन जरूर करना है। पढ़ने के बाद, रिवीजन करने के बाद फिर आपको एक्सरसाइज भी करनी है, क्वेश्चंस भी करने हैं, प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है टीचर्स के साथ बैठकर, मिलकर, बात करके। ठीक है, दिमाग बिल्कुल बिल्कुल खोल कर रखना है, दिमाग ब्रॉड रखना है, संकुचित नहीं रखना है। प्रत्येक चैप्टर, जो मैंने चैप्टर उठाया ना, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो आपको ऐसा नहीं है कि जैसे आपने चैप्टर नंबर 11 पढ़ लिया, अब उसको देखने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, वो चैप्टर भी आपको धीरे धीरे करके हर जगह काम आएगा। इसमें बहुत सारी अब क्रियाएं जो आप पहले कर चुके हो, दोबारा हम कराएंगे उनको। तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आनंद आ गया, कि कुछ हमने पढ़ा वो पुनः उसको दोबारा से हमको मेहनत करनी ना पड़े समझने में। तो ऐसा आपको करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा था चैप्टर 12, और चैप्टर में चल रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। और एल्डिहाइड कीटोन में नामकरण चल रहा है बेटा, और नामकरण किसका चल रहा है, सामान्य पद्धति में नामकरण चल रहा है किसका, एल्डिहाइड का। और मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड का नाम हम कैसे लिखते हैं सामान्य पद्धति में। कल मैंने आपको क्या कहा कि जिस एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से जो अम्ल प्राप्त होता है, उस अम्ल के सामान्य नाम में से एक अम्ल हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं, एक अम्ल हटा देते हैं, और उसके स्थान पर क्या लगा देते हैं, बोलो, एल्डिहाइड। ऐसे मैंने आपको बताया था। या कहें कि रूढ़ मूल शब्द, रूढ़ मूल शब्द के अंत में, जैसे एक कार्बन के लिए क्या है, फॉर्म आपको लिखवा चुके हैं, 2 कार्बन के लिए एसिड, तो रूढ़ मूल शब्द के अंत में आपको क्या लगाना है, एल्डिहाइड लगाना है। तो कुछ एग्जाम्पल हमने कल किए थे, बाकी के कुछ एग्जाम्पल अभी हम करेंगे। देखो, जैसे इसका नाम, अब आपको बताऊं, अगर मैं इसका ऑक्सीकरण कराऊं ना, तो ऑक्सीकरण कराएंगे तो बेंजोइक अम्ल बनेगा, बेंजोइक अम्ल। अब मैंने क्या कहा, एक अम्ल को हटा के एल्डिहाइड लगा दो, तो इसका जो सामान्य नाम है, उसका सामान्य नाम क्या है, बेंजी एल्डिहाइड। बेंजी एल्डिहाइड, क्या नाम है इसका सामान्य, बेंजी एल्डिहाइड। ये इसका सामान्य नाम है, और आजकल आईपीएससी द्वारा एडॉप्टेड नाम भी है। वैसे इसका आईपीएससी में तो नाम अलग होगा, लेकिन आजकल 2004 अनुशंसा के बाद इनको आईपीएससी नाम में भी सम्मिलित किया जा चुका है। किसको, बेंजोएल्डिहाइड को।
ठीक है, अब देखो ये बेंजल्डिहाइड। रूढ़ पद्धति अगर बात करें तो बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिकों में जो बेंजीन वलय है उसमें प्रतिस्थापी जो होंगे उनका क्रमांकन हम ऑर्थो मेटा पैरा लगा के करते हैं। तो ये इसकी कौन सी स्थिति पर है, ये ऑर्थो, ये कौन सा मेटा, तो इसका नाम क्या होगा मेटा। तो इसका कौन सा नाम होगा बोलो, मेटा ब्रोमो, मेटा ब्रोमो, और वो क्या बचेगा बेंजल्डिहाइड, मेटा ब्रोमो बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड, ये मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, दोनों नाम लिख लें आप। फिर देखें, इसका नाम क्या होगा मैं आपको बताऊं। अगर मैं इसका ऑक्सीकरण कराऊंगा तो इससे जो अम्ल बनेगा ना, मैं आपको बता चुका हूं एल्डिहाइडों का रूढ़ पद्धति में नामकरण करते समय उस एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से जो अम्ल बनता है उस अम्ल के सामान्य नाम में से एक अम्ल को हटाना है और एल्डिहाइड लगाना है। तो देखिए ये थैलिक अम्ल है, ये कौन सा अम्ल है बोलो, थैलिक अम्ल। अब थैलिक अम्ल में से आपको क्या हटाना है, एक अम्ल हटाना है। तो थैल क्या बचा, थैल, ध्यान से सुने, इसका यदि मैं ऑक्सीकरण कराऊंगा तो थैलिक अम्ल बनेगा, थैलिक अम्ल। अब इस एल्डिहाइड का नाम लिखना है ना आपको, तो मैंने क्या कहा कि जो अम्ल प्राप्त हुआ उसमें से एक अम्ल को हटा दो। एक अम्ल हटा देंगे तो क्या बचेगा बोलो, थैल, और इसमें अनुलग्न क्या लगाना है, एल्डिहाइड। तो थैले एल्डिहाइड, थैले एल्डिहाइड, इसका नाम थैलिक अम्ल है। थैलिक अम्ल क्यों है, इसकी संरचना थैले के समान होती है, तो सामान्य नाम इसका थैलिक अम्ल है। ठीक है, तो इस एल्डिहाइड का नाम क्या होगा, थैले एल्डिहाइड। ये भी लिख लें आप एक एग्जांपल। अब देखो देखो रूढ़ पद्धति के ही नाम चल रहे हैं। अगर रूढ़ पद्धति, अगर एल्डिहाइड में कोई प्रतिस्थापी है, ध्यान से सुनिएगा, एल्डिहाइड में यदि कोई प्रतिस्थापी है तो उसका जो स्थिति है ना, उसको हम किसकी स्थिति,
प्रतिस्थापी की स्थिति को अल्फा बीटा गामा डेल्टा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसको द्वारा प्रदर्शित करते हैं? अल्फा बीटा गामा डेल्टा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए अब मैं आपको बताऊं अल्फा कार्बन किसे कहते हैं। अगर आपको याद हो अल्फा कार्बन किसे कहते हैं? वह कार्बन जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अब एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह कौन है? ये क्रियात्मक समूह कौन है? CHO। अब ये CHO कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से, तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। अब बीटा किसे कहेंगे? जो अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हो उसका पड़ोसी बीटा। बीटा का पड़ोसी कौन है? गामा, मतलब बीटा कार्बन से जुड़ने वाला कार्बन गामा। उसके बाद कौन सा? डेल्टा। ऐसे ओमेगा, ऐसे ये बढ़ते चलते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे अपन? ध्यान से सुने। गामा पे कौन है? ब्रोमो, गामा ब्रोमो। फिर कितने कार्बन हो गए? देखो 1 2 3 4 5 वेले रे एल्डिहाइड, ठीक है। एरो लगा के पॉइंट लिख लो पहले नामकरण में। देखो यदि एल्डिहाइडों में कोई प्रतिस्थापी उपस्थित हो, एल्डिहाइडों में कोई प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो उस प्रतिस्थापी, यदि एल्डिहाइडों में कोई प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो उस प्रतिस्थापी की स्थिति को, उस प्रतिस्थापी की स्थिति को अल्फा बीटा कॉमा लगा के गामा डेल्टा ब्रैकेट में लिख देना ग्रीक शब्द अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, ग्रीक ब्रैकेट में लिख देना ग्रीक अक्षर अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, ग्रीक अक्षर ब्रैकेट में लिख के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसकी स्थिति को? प्रतिस्थापी की स्थिति को किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है। उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है, ठीक है। तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये अल्फा, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप लिख लें एक बार। कोई दिक्कत भैया? मैंने क्या कहा आपको कि एल्डिहाइडों का रूढ़ पद्धति में, एल्डिहाइडों को रूढ़ पद्धति में नाम कैसे लिखते हैं? उस एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से जो अम्ल प्राप्त होता है उस अम्ल के सामान्य नाम में से एक अम्ल हटाकर एल्डिहाइड जोड़ देते हैं। या दूसरी तरह से कहें कि जो रूढ़ मूल शब्द हैं हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के, उसके अंत में आपको एल्डिहाइड लगा देना है। अगर इसमें कोई प्रतिस्थापी हो तो प्रतिस्थापी की स्थिति को अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा
अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप हेडिंग डालें, एल्डिहाइड का नामकरण हो गया, एल्डिहाइड का नामकरण हो गया। उसके बाद कौन सा आएगा बोलो, कीटोन का नामकरण। अगर आप चाहें तो एक नाम और लिख सकते हैं इसमें, जैसे देखो CH3 CH CH COH OCH3, इसका नाम अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए एल्डिहाइड का लिख ले पहले, 1 2 3 4, टोटल कितने कार्बन है बोलो, 4। और इसमें ये कौन है, एक तरह से प्रतिस्थापी। और ध्यान से देखो प्रतिस्थापी कौन है इसमें, OCH3। OCH3 मतलब ईथर जैसा लग रहा है ना आपको, ईथर है या नहीं है? अब यहाँ पे दो प्रकार के क्रियात्मक समूह हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो एक तो इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड, और एक कौन है बोलो, ईथर। तो हम आपको 11th में आप पढ़ चुके हो क्रियात्मक समूह की सारणी में, इसमें अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो, एक से अधिक क्या हो, क्रियात्मक समूह हो, एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, तो उसमें जो क्रियात्मक समूह की सारणी में पहले आता है उसको हम मुख्य क्रियात्मक समूह मानते हैं, और बाकी के जितने भी क्रियात्मक समूह हैं उन सभी को प्रतिस्थापी मानकर नाम दिया जाता है। उन सभी को क्या मानकर नाम दिया जाता है, प्रतिस्थापी। तो हम आपको बता दें कि ईथर तो बहुत नीचे आता है और एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह ऊपर आता है, तो मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है, एल्डिहाइड। तो यहां पर ये किसके रूप में रहेगा, प्रतिस्थापी के रूप में। वैसे भी आपको मैंने बताया था कि ईथर का नाम हम प्रतिस्थापी के रूप में करते हैं। अब ये कौन सा कार्बन अल्फा, ये कौन सा कार्बन बीटा, ठीक है ना, आगे गामा, जरूरत ही नहीं हमको। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे, प्रतिस्थापी कौन है, मैथॉक्सी। OCH3 आपको पता है कि नहीं पता है? देखो ईथर का नाम दिया था ना अपन ने, तो ऐसी, तो ऑक्सीजन जिसके साथ जाता है उसको एल्कोक्सी कहते हैं ना, तो इससे इसको क्या कहेंगे, मैथॉक्सी। और ये मैथेन, तो मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन जिसके साथ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एल्कोक्सी कहते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, मैथॉक्सी। कौन से नंबर पे, अल्फा पर, स्थिति क्या है, अल्फा, अल्फा मैथॉक्सी, अल्फा मैथॉक्सी। अब वही बात, कितने कार्बन की श्रृंखला, 4 की, 4 कार्बन की श्रृंखला को क्या कहेंगे, ब्यूटेर, रूढ़ पद्धति में म्यूल शब्द, तो ब्यूटेरे एल्डिहाइड, ये नाम भी आप उतार लें। और एक और लिख लें आप, इसका एक सामान्य नाम है एक्रोलीन, एक्रोलीन। एक्रोलीन, ये दोनों उतार लें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। और स्पीड क्या आप मुझे बता दें, अगर स्पीड ज़्यादा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि पता नहीं लगता है कि ऑनलाइन में कि आप किस प्रकार आप उससे लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, कहीं तेज़ है या स्लो है। क्योंकि कुछ बच्चों का था थोड़ा स्पीड बता रहे थे, है ना, तो आप मुझे बताएं, कोई दिक्कत नहीं, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गए हमारे, ये इनके रूढ़ नाम थे रूढ़ पद्धति में, किसके, एल्डिहाइड के। ध्यान, बहुत सिंपल बात, एक दो बार आप जैसे प्रैक्टिस करो। मैंने कहा कि नाम देते कैसे हैं वो बात अलग है, कि नाम तो ऐसे देते हैं, जो एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीकरण कराओ, कार्बोक्स जो अम्ल बनेगा, एक अम्ल हटाओ, एल्डिहाइड लगाओ। नॉर्मली डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया, रूढ़ पूर्वलग्न, रूढ़ मूल शब्द हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के, उनके अंत में एल्डिहाइड लगा दो। प्रतिस्थापी हैं तो उनकी स्थिति को किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा द्वारा करते हैं। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालो नंबर 2, सामान्य पद्धति में ही है, कीटोन का नामकरण, कीटोन का नामकरण। अब कीटोन बहुत सिंपल है, कीटोन का नामकरण रूप पद्धति में। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, देखो
CH3 CH3 CH2 डबल बॉन्ड। तो कीटोन दो प्रकार के बेटा, सम्मित और असम्मित। सम्मित और असम्मित, ये आपके सामने नाम है, ये सम्मित और ये कौन है, असम्मित। तो देखिए रूढ़ पद्धति में सममित कीटोन को डाई एल्किल कीटोन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, डाई एल्किल कीटोन। मतलब जैसे ये है, तो जो ये समूह है ना C डबल बॉन्ड, इसको तो हम क्या कह रहे हैं, कीटोन। ठीक है, और ये दो श्रृंखलाएं से जुड़ी हुई है, अलग अलग श्रृंखलाएं भाई, इधर ही एक अलग, इधर ही अलग, चाहे समान कार्बन की है। तो अब इधर कौन जुड़ी हुई है, एल्किल, इधर भी कौन जुड़ी हुई है, एल्किल। ठीक है, अब अगर ये सम्मित कीटोन है तो इधर कौन है, मैथिल, इधर भी कौन है, मैथिल। ठीक है ना, तो नाम क्या लिखेंगे इसको, डाई मैथिल कीटोन। क्या नाम हो जाएगा इसका, डाई मैथिल कीटोन। अब इसको क्या लिखेंगे, देखो इधर एथिल, इधर एथिल, डाई एथिल कीटोन। और अगर कीटोन कैसा है, असम्मित है, कीटोन कैसा है, असम्मित, तो असम्मित कीटोन का नाम कैसे लिखेंगे। अब देखिए रूढ़ पद्धति में एल्किल एल्किल कीटोन लिखते हैं। अब इस CO इसको तो हम कीटोन कह रहे हैं। अब इधर कौन है बोलो, दो कार्बन की श्रृंखला एथिल, और इधर कौन है बोलो, एक कार्बन की श्रृंखला मैथिल। तो अब श्रृंखलाएं, एल्किल श्रृंखलाएं अलग अलग हैं, तो आपको पता है अगर एल्किल श्रृंखलाएं अलग अलग होंगी तो उन श्रृंखलाओं को किसके क्रम में लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। E फॉर एथिल और M फॉर मैथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल मैथिल कीटोन। ऐसे देखो, 3 कार्बन की प्रोपिल और ये 2 कार्बन की एथिल, क्या नाम होगा, एथिल प्रोपिल कीटोन। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, पहले हेडिंग डाल लो, कीटोन का नामकरण। लिखिए, देखो सरल या सममित कीटोन को, सरल या सममित कीटोन को डाई एल्किल, सममित कीटोन को सामान्य पद्धति में डाई एल्किल कीटोन कहा जाता है, डाई एल्किल कीटोन कहा जाता है। ठीक है ना, जबकि असममित कीटोन का, जबकि असममित कीटोन का रूढ़ पद्धति में नामकरण करते समय, रूढ़ पद्धति में नामकरण करते समय एल्किल समूहों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार लिखकर, एल्किल समूहों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार लिखकर
अंत में कीटोन लिख दिया जाता है, अंत में कीटोन लिख दिया जाता है। ये दोनों चारों एग्जाम्पल लिख लो आप, ये सम्मित कीटोन के, ये असम्मित कीटोन के, फिर और एग्जाम्पल लिखाएंगे हम आपको। देखो तो ये हमारा असम्मित कीटोन और ये सम्मित का हो गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी में एरो लगा के लिखो। देखिए कुछ क्या है मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे नाम हैं जो सामान्य पद्धतियों में जिनका यूज किया जाता है, वैसे वो नियम से नहीं बने। जैसे मैं आपको कहूं कि कुछ ऐतिहासिक नाम है, जैसे CH3COCH3, ठीक है, ये डाइमेथिल कीटोन है इसका नाम। इसका नाम तो क्या है, डाइमेथिल कीटोन। क्या नाम है इसका? रूट पद्धति के अनुसार अभी मैंने बताया ना आपको कि सम्मित कीटोन को अभी नाम लिखाया था डाइमेथिल कीटोन, लेकिन इसका एक ऐतिहासिक नाम है इस डाइमेथिल कीटोन का, और वो आपने देखा भी होगा, और वो नाम है एसीटोन। और अगर आप देखोगे ना तो एसीटोन इसका इतना प्रचलित नाम है कि आपको आईपीएससी पद्धति में लिखा मिलेगा। बोल एसीटोन नाम कहां से आया? तो ये एक्चुअल में क्या है कि ये ऐसे नाम हैं जिनका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता था। इसको इस नाम से इसका व्यवसाय होता था, खरीदा बेचा जाता था कीटोन को, इस डाइमेथिल कीटोन को। किस नाम से? एसीटोन के नाम से। तो अब ये इसका एसीटोन नाम भी इसका किस में आ गया? सामान्य नाम आ गया। वैसे रूट पद्धति में या सामान्य नाम क्या है? डाइमेथिल कीटोन, लेकिन बोल एसीटोन, एसीटोन भी इसका सामान्य नाम है। इसको ऐतिहासिक नाम भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले इसको इस नाम से इसका व्यवसाय किया जाता था। ऐसे कुछ नाम और हैं, जैसे बेंजीन, और ये देखो इसका जो नाम है, अब वैसे तो इसका नाम क्या होगा? देखो इधर मैथिल, इधर कौन है? फेनिल। इनको हम क्या कहेंगे? मैथिल, M4 मैथिल, P4 फेनिल, तो मैथिल फेनिल कीटोन, मैथिल फेनिल कीटोन। इनको हम एल्किल फेनिल कीटोन भी लिखते हैं, कॉमन एल्किल फेनिल कीटोन। लेकिन इसका एक ऐतिहासिक नाम है जिस नाम से इसको जाना जाता है, और वो ऐसा नाम है कि आपको सब जगह मिलेगा वो नाम। कहीं कहीं तो आईपीएससी पद्धति में भी वही नाम आपको लिखा मिल जाता है, उसको कॉमन। देखो इसका नाम है एसीटोफिनोन। अब रूढ़ पद्धति में तो इसका नाम क्या होगा? वैसे ये भी नाम इसका सामान्य नाम है, रूढ़ नाम है। वैसे नाम नियम जो मैंने लिखाया है कि भैया नाम रूढ़ पद्धति में कैसे देंगे? बोलो एल्किल, एल्किल जो समूह है ना उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखो, अंत में कीटोन लगाओ। तो इधर तो कौन है? बोलो मैथिल, इधर कौन है? फेनिल। पता है आपको C6H5 ये मूलक है बेंजीन का, फेनिल, तो मैथिल फेनिल कीटोन। लेकिन एसीटोफिनोन इसका क्या है? एक ऐसा नाम है जो बहुत प्रचलन में है। अब
इनको भी एक तरीका से दिया गया है, इन नामों को कैसे दिया गया है देखो, जैसे मैं बता दूं एक बार कि जो एल्किल फेनिल जो कीटोन है ना, उनको नाम किस आधार पर दिया गया है। वैसे रूढ़ पद्धति में भी इसका नाम लिखते हैं अपन, रूढ़ पद्धति की बात चल रही है, नियम के अकॉर्डिंग मेथिल फेनिल कीटोन है, पर कुछ ऐसे प्रचलित नाम हैं जो अलग ही नाम उनको दे दिए गए। और वो नाम कैसे दिए गए एल्किल फेनिल कीटोन के, कि इसमें क्या माना गया कि इनको फिनोन, क्या कहा गया इनको, फिनोन, और इसको तो क्या कह दिया गया, फिनोन। और बाकी के जो ये समूह है ना, कौन सा एल्किल वाला, इसको पूर्व लग्न में लगा देते हैं। एल्किल समूह को किसके रूप में लिख देते हैं, पूर्व लग्न के रूप में। जैसे मैं बताऊं आपको फिनोन, अब देखो ये कितने कार्बन बचे, समझने की कोशिश करें, कितने कार्बन बचे, ये 2, और 2 कार्बन को रूढ़ पद्धति में क्या कहते हैं, एसीट, तो एसीटो फिनोल। जो एसिल समूह, इसको एसिल समूह कहते हैं, जिस CaRCO, इस समूह को हम कॉमन एसिल कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिल समूह, एसिल समूह। अब आर यहां पर श्रृंखला है, जैसे मैं आपको बताऊं, देखो अब इसको हम फिनोन का व्युत्पन्न मान रहे ना, फिनोन का व्युत्पन्न मानकर करते हैं इनका नाम, फिनोन का क्या मानकर, फिनोन का व्युत्पन्न मानकर। अब फिनोन तो लिखना ही लिखना है, फिनोन क्यों लिखना है, देखो फिनोन क्यों लिखना है, क्योंकि इधर कौन है, बेंजीन वाला है, इधर एल्किल, मतलब बेंजीन वाले। अब सुनो, अब ये देखो कितने कार्बन, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपियोन। फिनोन, प्रोपियो फिनोन, तो एसीटोफिनोन, प्रोपियोफिनोन, प्रोपियोफिनोन, ठीक है। तो आप पहले एक एरो लगा के एक पॉइंट लिख लें, लिखो कुछ कीटोनों के ऐतिहासिक सामान्य नाम निम्न हैं। कुछ कीटोनों के ऐतिहासिक सामान्य नाम निम्न हैं, ठीक है ना। इसी में लिखो आप, इसमें एल्किल फेनिल कीटोन कीटोन का सामान्य नाम लिखते समय इन कीटोनों को फिनोन का व्युत्पन्न मानकर नाम लिखा जाता है। इन कीटोनों का फिनोन का व्युत्पन्न मानकर नाम लिखा जाता है। क्या मानकर, व्युत्पन्न। अतः इनका सामान्य नाम लिखते समय एसिल समूह RCO, ये लिख लेना, एसिल समूह। आप एसिल समूह किसे कह रहे हैं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, एक बेंजीन वाले को हटा दो, बाकी का समूह क्या है, एसिल। एसिल समूह को फिनोन से पहले पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है, या एसिल समूह का नाम फिनोन से पहले पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है।
अच्छा, ये क्या एक्चुअल में क्या है? रूढ़ पद्धति, आईपीएससी पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति 11th में आपने खूब अच्छे से पढ़ी है, इन सब नामों को हमने पढ़ा है। लेकिन नहीं पढ़ा है, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा है, तो मैं उनके लिए बता रहा हूं। अगर जिन्होंने पढ़ा है ना, तो वो इजीली इनको समझ में उनको आ रहा है, समझ में पुनः समझ ले मेरी बात, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आईपीएससी पद्धति तो बहुत सरल है, लेकिन रूढ़ पद्धति, इसमें व्युत्पन्न पद्धति और रूढ़ पद्धति में फिर बहुत सारे धीरे धीरे के नियम, क्योंकि स्टार्टिंग में तो रूढ़ पद्धति में नाम दिए जाते थे, श्रृंखला बढ़ती गई, अलग अलग यौगिक आते गए, तो नामकरण में ही चेंज आता गया। कुछ नाम तो ऐसे, मैंने कहा ना इसका डाइमेथिल कीटोन है, लेकिन इसको एसीटोन के नाम से खरीदा बेचा जाता था, इसका व्यापार किया जाता था। तो इतिहास में ये किसके नाम से अमर हो गया? ये एसीटोन के नाम से अमर हो गया। तो कहीं भी देखोगे तो ये एसीटोन ही मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? एसीटोन। ठीक है, तो ऐसे इसको ये क्या मिलेगा? एसीटोफिनोन। वैसे इसका नाम क्या होगा? मैथिल फेनिल कीटोन। और इसका नाम क्या होगा? एथिल फेनिल कीटोन। लेकिन क्या नाम हो गया? प्रोपियोफिनोन। ठीक है, और एक नाम और लिख देता हूं मैं। तो इसका नाम हम कैसे लिख रहे हैं? एल्किल फेनिल कीटोन का नाम कैसे लिख रहे हैं? इनको हम फिनोन का व्युत्पन्न मान रहे हैं, मतलब फिनोन से उत्पन्न हुए हैं। तो फिनोन, इस बेंजीन वाले को तो हम क्या कह रहे हैं? फिनोन। और जो एसिल समूह है, एसिल समूह किसे कह रहे हैं पता है आपको? कि RCO, ये पूरे के पूरे समूह को हम एसिल कहते हैं। इसको हम पूर्वलग्न के रूप में लिखेंगे। ठीक है, पहले ये दोनों तीनों एग्जाम्पल लिख लो, एक दो एग्जाम्पल और लिखा देता हूं फिर रूढ़ पद्धति में। देखो, अब सुनो, अब एक बेंजीन वाले को तुम क्या कहेंगे? बोलो, फिनोन कहेंगे। इसमें ऐसे लिखेंगे, वो आगे ऑन में, फिनोन में। बाकी का ये बचा RCO बचा, इसको पूर्वलग्न के रूप में लिखेंगे। मैं अगर आपको देखो, ऑन तो कहां लग गया? ये कीटोन का ऑन तो इसके साथ लग गया, फेनिल के साथ ऑन। अब ये बचा इसको, ठीक है ना? तो इसको हम कहते हैं बेंजो। क्या कहते हैं इसको? बेंजो। मैं अगर आपको थोड़ा सा अगर पीछे ले जाऊं तो आपको बता दें, देखो, अगर ये होता है तो इसको कहते हैं बेंजिल, लिखवा चुका हूं मैं आपको। और ये होता है तो इसको कहते हैं बेंजल। और अगर तीनों वैलेंसी खा लें तो इसको कहते हैं बेंजो। क्या कहते हैं? बेंजो। अगर आप देखें ना तो इसको अगर छुपा लें तो ये कौन सा समूह है? बेंजो। कौन सा है? बेंजो। देखो, ये बेंजीन वाला है, C 2 वैलेंसी और एक 3 वैलेंसी खा ले, तो इसको क्या कहेंगे? बेंजो फिनोन। बेंजो फिनोन। ठीक है, ये उतार लें आप। इसका एक सामान्य नाम है मेसिटिल ऑक्साइड। ये एग्जाम्पल उतार लें आप रूढ़ पद्धति में। कुछ नाम हैं, ऐतिहासिक नाम हैं। ठीक है, इसके बाद ये कुछ मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे नाम हैं, ऐतिहासिक नाम है। बाकी का इसका नाम क्या होगा पता है रूढ़ पद्धति में? इधर फेनिल डाइफेनिल कीटोन। क्या होगा? डाइफेनिल कीटोन। लेकिन इसको किस नाम से जाना जाता है? बेंजोफिनोन के नाम से। देखो, एक पॉइंट और है इसमें रूढ़ पद्धति में। देखिए, वैसे रूढ़ पद्धति
रूढ़ पद्धति में नाम, आप सोच रहे होंगे गुरुजी आईपीएससी पद्धति है तो आजकल रूढ़ में क्यों नाम लिखा रहे हो? बेटा देखिए, कुछ नाम ऐसे हैं, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो आपको रूढ़ पद्धति में मिलेंगे, है ना, तो आप उनको कैसे पहचानोगे? तो उसके लिए ज़रूरी है, कभी कभी रूढ़ पद्धति का नाम आ जाता है, उससे कहते हैं कि भाई आप इस जैसे ये है बेंजोफिनोन को आईपीएससी पद्धति में नाम लिखो, तो आप जब आपको पता ही नहीं है कि बेंजोफिनोन किसे कहते हैं तो आप उसका आईपीएससी नाम कहाँ से लिखोगे जब आपको संरचना ही नहीं पता रहेगी, इसलिए ज़रूरी है। और एक देखो इधर, अब यदि क्या है, देखो यदि कीटोन में कोई प्रतिस्थापी उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो? कोई प्रतिस्थापी, तो प्रतिस्थापियों की स्थितियों को किससे प्रदर्शित करेंगे? तो एलडीआर में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको कि प्रतिस्थापियों की स्थितियों को ग्रीक अक्षर अल्फा, बीटा, गामा ये लगा के प्रदर्शित करते हैं, पता है आपको? अब यहां पर अब मैंने आपको एक बात लिखाई थी कि मैंने कहा था ना कि अल्फा कार्बन किसे कहते हैं? जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। अब यहां पर देखिए क्रियात्मक समूह सॉरी, यहां पर क्रियात्मक समूह ये है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये अल्फा होगा कि नहीं होगा? होगा। और ये क्रियात्मक समूह इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है तो ये भी कौन सा होगा? बोलो अल्फा। तो अब दोनों को हम अल्फा नहीं कहकर क्या करते हैं? इसको अल्फा कह देते हैं तो इसको अल्फा डैश कह देते हैं, इसको बीटा कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? बीटा डैश कहेंगे। तो अगर कीटोन में कोई प्रतिस्थापी है, क्या है? ये सब में अलाउ होता है ये रूढ़ पद्धति का नामकरण। अगर प्रतिस्थापी है और रूढ़ पद्धति में नाम दे रहे हैं तो प्रतिस्थापियों की स्थितियों को आप किससे प्रदर्शित करेंगे? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना? तो यहां पर इनकी स्थितियों को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश, गामा, गामा डैश, एरो लगा के लिख लें। यदि कीटोन में कोई प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो, यदि कीटोन में कोई प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो उन प्रतिस्थापियों की स्थितियों को अल्फा, अल्फा डैश, कॉमा, बीटा, बीटा डैश, कॉमा, गामा, गामा डैश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उन प्रतिस्थापियों की स्थितियों को अल्फा, अल्फा डैश, कॉमा, बीटा, बीटा डैश, कॉमा, गामा, गामा डैश ग्रीक अक्षर हैं, एक बार मैंने आपको लिखा दिया, बार बार लिखाने की जरूरत नहीं है, इन ग्रीक अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और मैं आपको लिखा, वैसे तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये सब 11th में हो चुकी हैं, है ना, फिर भी कुछ रह गए, कुछ वंचित रह गए जो बच्चे, उनके लिए आप सुने, मैं आपको लिखा चुका हूं कि अल्फा कार्बन किसे कहेंगे? ये रूढ़ पद्धति में बात चलती है। अगर स्थितियों को अल्फा, बीटा, गामा द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है तो ये रूढ़ पद्धति है, ठीक है ना? तो रूढ़ पद्धति की बात चलती है। तो अल्फा कार्बन किसे कहते हैं? जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। बीटा उसका पड़ोसी। तो अब इसका नाम क्या होगा? देखिए आप, देखो अल्फा, अल्फा डैश डाई ब्रोमो डाईएथिल कीटोन। उतार लो एग्जांपल। ये लिख लिया बेटा, ठीक है। अब सुनो, अब ये आपके रूढ़ पद्धति के नाम हो गए। रूढ़ पद्धति में कुछ नाम कीटोन के ऐसे हैं, अभी एल्डिहाइड के भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनको मैं आपको अलग से लिखाऊंगा, जिनका उपयोग सुगंध, खुशबू के रूप में किया जाता है।
जैसे सैलिसिल एल्डिहाइड अपने आया था पहले, वेनिला आइसक्रीम में आता है जो सुगंध, वनीला, ठीक है ना। तो इन बाद में लिखा दूंगा आपको अलग पॉइंट में, यहाँ नहीं लिखाने है वो। अब हेडिंग डालो IUPAC पद्धति नामकरण में, IUPAC पद्धति। कौन सी पद्धति है बेटा? IUPAC पद्धति। अब IUPAC पद्धति में सबसे पहले नाम लिखेंगे हम एल्डिहाइड का। IUPAC सरल है, ठीक है। तो IUPAC में एल्डिहाइड का जब नाम लिखते हैं ना, ध्यान से सुने आप, तो एल्डिहाइड का नाम लिखते समय मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में एल अनुलग्न लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एल अनुलग्न लगाते हैं। मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में क्या लगाते हैं? एल अनुलग्न लगाते हैं। बहुत सिंपल है, बड़ा सिंपल है। देखिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको लिखा देता हूं। CS सबसे पहले छोटे से लेके चलते हैं, HCOH। कितने कार्बन की श्रृंखला है? एक कार्बन की श्रृंखला है। कार्बन की श्रृंखला एक को हम क्या कहते हैं? मैथ। आपको पता है प्रथम अनुलग्न ए लगेगा मैथेन, और द्वितीय अनुलग्न इसमें क्या लगेगा? एल। अच्छा, प्रथम अनुलग्न पढ़ तो चुके। प्रथम अनुलग्न किसके लिए लगता है? कार्बन कार्बन के मध्य उपस्थित सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, डबल बॉन्ड के लिए ईन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगता है। द्वितीय अनुलग्न लगता है क्रियात्मक समूह के लिए, ठीक है। तो मैथेन प्लस एल, तो मैथेनेल। क्या नाम होगा इसका? मैथेनेल। मैथेनेल बिल्कुल नहीं, तो सिंपल बात है। अब देखो CH3COH, एथ प्लस एन प्लस एल, एथेन प्लस एल, एथेनेल, ठीक है। पहले आप लिख लें, लिखिए, हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो IUPAC पद्धति, और IUPAC पद्धति में नंबर 1 हेडिंग डालो एल्डिहाइड का नामकरण। लिखो IUPAC पद्धति में, IUPAC पद्धति में एल्डिहाइड का नामकरण करते समय, एल्डिहाइड का नामकरण करते समय मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, दोबारा सुन लो, IUPAC पद्धति में एल्डिहाइड का नामकरण करते समय मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में एल अनुलग्न लगा देते हैं। एल अनुलग्न लगा देते हैं। एल अनुलग्न लगा देते हैं। अच्छा, यहीं पर मैं देखिए, अभी आप एग्जांपल लिखना मत, मैं आपको बता दूं। अब जैसे अगर ऐसा हो, देखो, अगर कोई प्रतिस्थापी है और आपको IUPAC पद्धति में नाम देना है, तो दिमाग तुरंत आपका क्या करेगा कि प्रतिस्थापी है, नाम देना है, तो सबसे पहले तो क्रमांकन करो। और क्रमांकन दिमाग में आते ही क्रमांकन हमको करना है, तो क्रमांकन के बारे में, अगर कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है तो आपको पता है कि नहीं पता है कि अगर कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है तो क्रमांकन हमेशा उस कार्बन से किया, उस क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से ही किया जाता है। अर्थात क्रियात्मक समूह के कार्बन को हमेशा नंबर 1 दिया जाता है, केवल कीटोन को छोड़कर। तो इसमें देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3,
और प्रतिस्थापी है तो क्या करेंगे बोलो, प्रतिस्थापी को क्रमांक सहित कहां लिखेंगे, पहले लिखेंगे। अगर हम कहें कि प्रतिस्थापी एक से अधिक हैं और समान हैं तो उनको स्थितियों को लिखकर उनके नाम से पहले डाई टेट्रा लगाएंगे। अगर अलग अलग प्रतिस्थापी हैं तो उनको किसके क्रम में लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। जैसे क्रमांक कर दिया ये नंबर 1 2 3, ठीक है। तो 2 नंबर पे कौन है प्रतिस्थापी, ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो। मुख्य श्रृंखला 3 कार्बन की प्रोपेन, प्रोपेनल। और अगर स्थिति ऐसी है देखो, क्रमांकन करो 1 2 3 4, कितने प्रतिस्थापी, 2, कौन कौन से, मैथिल मैथिल। बड़ा सिंपल है, अगर 2 या 2 से अधिक समान प्रतिस्थापी हैं तो सबसे पहले तो उनकी स्थितियों को लिखो। कौन कौन सी स्थिति पे बोलो, 2 पे, दूसरा कौन सी पे, 3 पे, 2 3, कितने मैथिल, 2, डाई मैथिल, कितने कार्बन की श्रृंखला, 4, 2 3 डाई मैथिल ब्यूटेन प्लस एल, ब्यूटेनल। समझ में आई बात। तो आप इसी में नीचे लिखें एरो लगा के, यदि एल्डिहाइडों में कोई प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो प्रतिस्थापी को क्रमांक सहित पहले लिखकर, यदि एल्डिहाइडों में कोई प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो प्रतिस्थापी को क्रमांक सहित पहले लिखकर मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में एल अनुलग्न लगा देते हैं। अच्छा, क्रमांकन के बारे में आपको पता है, अगर आप चाहें तो मैं लिखा सकता हूं, क्योंकि 11th में बहुत कुछ लिख चुका है। बार बार ये चीज लगाना कि क्रमांकन किधर से किया जाएगा, कॉमन देख लो। क्रमांकन देखिए आईपीएससी पद्धति की अगर बात करें तो क्रमांकन हमेशा उस सिरे से करते हैं जिस सिरे से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। अगर इसमें भी क्रियात्मक समूह कौन सा है, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह, जैसे COOH, COCl, COOR और ये CHO, CONH2, एमाइड, हैलाइड, एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, साइनाइड, तो इनमें हमेशा क्रियात्मक समूह के कार्बन को नंबर 1 दिया जाता है, ठीक है। और प्रतिस्थापी यदि एक से अधिक हैं, क्योंकि ये सारी बातें पहले लिख चुके हैं, आप पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं। प्रतिस्थापी अगर एक से अधिक हैं, एक से क्या है, अधिक हैं और अलग अलग हैं, तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, एक लाइन और लिख लो नीचे। यदि एरो लगा के लिखो, यदि प्रतिस्थापी की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, यदि प्रतिस्थापियों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तथा प्रतिस्थापी समान हो, यदि प्रतिस्थापियों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तथा प्रतिस्थापी समान हो तो इनका नाम लिखते समय इनकी स्थितियों को क्रमांक सहित पहले लिखकर प्रतिस्थापियों के नाम से पहले पूर्व लग्न के रूप में, प्रतिस्थापियों के नाम से पहले पूर्व लग्न के रूप में डाई ट्राई टेट्रा का उपयोग किया जाता है, जैसे डाईमेथिल ब्यूटेनॉल। एक और लिख लो, पॉइंट लिख रहे हो तो, यदि एल्डिहाइड में असमान प्रतिस्थापियों की संख्या, मतलब अलग अलग प्रतिस्थापियों, असमान प्रतिस्थापियों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो उन्हें
असमान प्रतिस्थापियों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो उन्हें क्रमांक सहित अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। एक एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको, जैसे देखो CH3CH, तो 1 2 3 4 5, तो 4 पे ब्रोमो, 3 पे मैथिल, और नाम जब लिखते हैं तो इनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ही लिखेंगे। आपको पता है पहले कौन आएगा, 4 ब्रोमो, 3 मैथिल, पेंटेनेल। ये एग्जांपल उतार लो आप बेटा। ये एग्जांपल उतार लें आप। देखिए आईपीएससी आप वैसे अच्छे से पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बताएं। मैं ये चाहता हूं कि आप कहीं भी ना रुकें। ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा ध्येय है, ये मेरा प्रण है। मैं ये चाहता हूं कि खेली के हमारे जो स्टूडेंट हैं वो जब भी बाहर जाएं तो उनको बिल्कुल हीन भावना से उग्रसित ना हो। उनको लगना चाहिए कि वो पढ़ के आए और बहुत ही अच्छा पढ़ के आए और बहुत ज़्यादा पढ़ के आए, और जहां भी जाएं वो सफलता को हासिल करें। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पूरे के पूरे कंसेप्ट, चाहे वो किसी से संबंधित हैं, किसी टॉपिक से संबंधित हैं, रटना आपको बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आईपीएससी पहले ही पढ़ चुके हो तो अब मेरे हिसाब से मैंने जितना यहाँ बताया है ये भी बहुत ज़्यादा बता दिया, आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं थी। आप डायरेक्ट इन नामों को लिख सकते हैं, ठीक है। फिर भी आपकी जैसी छोटी से छोटी प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मेहनत करना प्रारंभ कर दें बेटा। एक टारगेट आपको फिक्स कर लेना है कि आपको कहाँ जाना है। जब बायो वाले हैं उनको नीट में जाना है, मैथ वाले हैं आईआईटी में जाना है, नाईटी में जाना है, जेम वगैरह आपको कहाँ जाना है, फिक्स टारगेट कर लें। आज आप टारगेट निर्धारित करें और उसके अनुसार आज से ही पढ़ाई प्रारंभ कर दें। कल कभी नहीं आता है बेटा, आज से ही आपको पढ़ना है। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, बार बार पर डे कहता हूं, जितना पढ़ा चुके हैं उसको आप अच्छे से पढ़ें। आपको वो पूरा, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको रटना है, लेकिन आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन को समाप्त करते चलिए। आप कितना कंफ्यूजन इकट्ठा करोगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप लिख लें और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट कल हम अभी इसका नामकरण, एलडीआर का भी और भी नामकरण रहेगा। आईपीएससी पद्धति में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, कुछ नियम भी हैं अलग से, और फिर कीटोन का नामकरण और फिर बनाने की विधि। थैंक यू।